मुलायम सिंह यादव के बेटे यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी मिली। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद से यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि चिन्हट में रहने वाले कृष्णानंद पांडे नाम के व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई। यह कंपनी प्रॉपर्टी का काम करती थी। कृष्णानंद पांडे ने उनसे करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर ठग लिए। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो बहाने करने लगा। काफी दिन तक उसने पैसे वापस नहीं किए। जब प्रतीक ने सख्ती की तो पॉस्को एक्ट में फंसाने और फेक वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। यही नहीं, प्रतीक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी। प्रतीक सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। वह अपर्णा यादव के पति हैं। अपर्णा ने विधानसभा चुनाव से पहले सपा का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वह भी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। प्रतीक ने पुलिस को बताया कि 2011-12 में मेरी मुलाकात कृष्णानंद पांडे से हुई थी। वह कई बार बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया। करीब 2-3 साल लगातार मेल जोल बढ़ाने पर मैं कृष्णानंद पांडे की बातों में आ गया। उसने कहा कि लखनऊ का विस्तार हो रहा है, हम लोग शहीद पथ के आसपास जमीन खरीद ले, जिसको आगे चलकर बड़ी कीमतों में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। कृष्णानंद के रियल एस्टेट कारोबार में जुड़े होने से मैं उसकी बातों में आ गया। इसके बाद एक कंपनी 25 मई 2015 को बनाई गई, जिसमें कृष्णानंद पांडे और यूएस बिस्ट को निदेशक बनाया गया। खुद कंपनी में प्रमोटर के तौर पर शामिल हुआ। इसके बाद कंपनी में हैसियत से निवेश किया। हालांकि जब मैंने अपना पैसा वापस मांगा तो वह बहाना बनाने लगा। यही नहीं, मुझे फंसाने की धमकी भी दी। प्रतीक ने बताया कि आरोपी कृष्णानंद पांडे ने पहले मुझे स्टाफ की तरह नजदीकी बढ़ाई, मेरे बिजनेस के बारे में जानकारी जुटाई, फिर कभी अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक समस्याओं का हवाला देकर उधार मांगने लगा। उसकी बातों में आकर मैंने कई बार उसे पैसे दिए। साल 2020 में मैं कोविड की चपेट में आ गया, जिसका असर मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ा। तबियत बिगड़ने लगी। इसी दौरान सितंबर 2022 में मां का, अक्टूबर 2022 में पिता का और नवंबर 2022 में मामा का निधन हो गया। इससे मुझे गहरा मानसिक आघात लगा और मेरी सेहत और बिगड़ गई। मेरा इलाज मेदांता अस्पताल में चलने लगा। इसी का फायदा उठाकर कृष्णानंद पांडे मुझसे पैसे लेने के लिए तरह तरह की बातें करने लगा। इस साजिश में उसकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक कुमार पांडे भी शामिल रहे। प्रतीक यादव ने बताया कि जब मैंने उससे हिसाब मांगा तो वह टाल मटोल करने लगा। बाद में उसने मुझे पॉस्को एक्ट जैसे गंभीर मामले में फंसाने की धमकी दी। परिवार की छवि खराब करने के लिए एक फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल करने की धमकी भी दी। यही नहीं, कृष्णानंद पांडे और उसकी पत्नी वंदना पांडे ने फोन और ईमेल के जरिए 4 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी। फिलहाल कृष्णानंद पांडे, पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे पर गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी करनी सेना बलिया नामक फेसबुक आईडी से दी गई है। मंत्री के पीआरओ ने इस मामले में लखनऊ के हजगंज थाने में तहरीर दर्ज कराई है। राजभर के पार्टी कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी ने बताया कि रविवार सुबह उन्हें फेसबुक के जरिए जानकारी मिली
कि करणी सेना बलिया नाम की फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इसमें मंत्री ओम प्रकाश राजभर को गोली मारने की धमकी दी गई। यही नहीं, यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और इसे टीवी चैनलों ने भी प्रसारित किया है। तहरीर में कहा गया है कि इस तरह की धमकी न केवल मंत्री की जान को खतरा है, बल्कि इससे समाज में भय, असुरक्षा और जातीय तनाव फैल सकता है। आरोप है कि धमकी सुनियोजित तरीके से वायरल की गई है और यह संकेत देती है कि धमकी देने वाले लोग कानून से नहीं डरते हैं। ऐसे में पार्टी की मांग है कि मामले की एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए और मंत्री की सुरक्षा तत्काल बढ़ाई जाए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों काफी सक्रिय हैं। उन्होंने 8 से 11 जुलाई के बीच गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल आनंदी पटेल से मुलाकात कर सियासी गलियारों में सरगर्मी पैदा कर दी। चर्चा शुरू हो गई है कि केशव का कद बढ़ने जा रहा है। केशव को प्रदेश या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि केशव के करीबी इन्हें सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनेता और राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता है। हर मुलाकात के पीछे निहितार्थ होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 15 जून को सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य कहकर संबोधित किया था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था। शाह पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को कई बार मित्र कहकर संबोधित कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश सरकार और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार जारी रही। केशव संगठन को सरकार से बड़ा बताते रहे हैं। आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण का मुद्दा भी उठा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक मंच से केशव को मित्र कहकर गृह मंत्री ने सरकार और संगठन को साफ संदेश दे दिया कि केशव की अहमियत कम नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने 8 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। केशव ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अमित शाह से मुलाकात कर 2027 में यूपी में 2017 दोहरानी और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर केशव की अगुवाई में ही लड़ा गया था। भाजपा को रिकॉर्ड 312 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि केशव ने 2022 में मिली जीत का जिक्र नहीं किया। 2022 विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था। इससे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रही है। इसलिए केशव ने 2027 में 17 दोहराने की बात कही। केशव मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की थी। केशव ने मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने की बात कही थी। राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है कि यूपी में केशव के मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पार्टी नेतृत्व राजनाथ सिंह की भी सैद्धांतिक सहमति अवश्य लेगा। इसीलिए शायद केशव प्रसाद मौर्य ने राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात के जरिए अपना पक्ष मजबूत किया। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने 11 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी सरकार और संगठन के मुद्दे पर आनंदीबेन की राय केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी अहमियत रखती है। यही वजह है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वह लगातार राज्यपाल का पद संभाल रही। केशव प्रसाद मौर्य 2022 में सिराथू से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद भी पार्टी नेतृत्व ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था। जानकार मानते हैं कि केशव को डिप्टी सीएम बनाने के लिए ही पुष्कर धामी को भी चुनाव हराने के बावजूद फिर से उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। सीएम योगी ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही केंद्रीय नेतृत्व ने दखल देकर केशव प्रसाद मौर्य को परिषद में नेता सदन बनाया। इसके जरिए पार्टी नेतृत्व ने संदेश दिया कि संगठन के लिए सीएम योगी और केशव समकक्ष हैं। विधानसभा में
सीएम योगी नेता सदन रहेंगे तो विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नेता सदन रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में ही एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। केशव शुरुआत से ही कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते आए हैं। यही वजह है कि पार्टी के अधिकांश विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता केशव से ही सुख दुख साझा करते हैं। मौजूदा माहौल में जिस तरह अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच टकरार चल रही है, ऐसे में केशव निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का पक्ष लेंगे। इससे सरकार और संगठन के बीच टकरार बढ़ेगी। पंचायत और विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सरकार और संगठन के बीच बेहतर संवाद और समन्वय भी जरूरी है। लिहाजा पार्टी नेतृत्व सरकार और संगठन में रोज-रोज के झगड़े से बचने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को संगठन की कमान सौंप सकता है जो सरकार के आगे समर्पण किए बिना बेहतर तालमेल बना सके। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।